Hello guys, welcome to my channel. Today we study about political science of class 12th, chapter 6, international organizations. So let's begin the chapter. First of all we study about why international organizations. जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्यों होते हैं. तो फर्स्ट देखेंगे हम कि ये क्यों होते हैं. हेल्प विथ मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस. तो जो वॉर्स होते हैं कंट्रीज के बीच में, चाहे किसी भी कंट्रीज के बीच में हो, तो इसको क्या करते हैं, ये इसमें हेल्प करते हैं ताकि यहाँ पे पीस आ सके, शांति आ सके, दोनों के बीच में वॉर कम से कम हो. कोऑपरेट टू मेक बेटर लिविंग कंडीशंस. ये क्या करते हैं, बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए कोऑपरेट करते हैं. फाइंड पीसफुल सॉल्यूशंस. और क्या करते हैं, अगर वॉर होता है किसी कंट्री के बीच में या फिर कोई भी मैटर हो तो उसके लिए पीसफुल सॉल्यूशन ढूंढते हैं ताकि वॉर ना हो. हेल्पफुल इन चैलेंजिंग इश्यूज. और कोई भी अगर चैलेंजिंग इश्यूज क्रिएट होता है तो उसमें ये क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे का साथ देते हैं. लाइक डिजीज, ग्लोबल वार्मिंग. तो डिजीज अभी आप देख ही रहे हैं, कोरोना वायरस. तो इसमें भी क्या है, सब लोग मतलब साथ मिल करके इसका क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं. हेल्प टू प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट हाउ टू कोऑपरेट. और ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन और आइडियाज प्रोड्यूस करते हैं ताकि कैसे कोऑपरेट किया जा सके सारी कंडीशंस पे. इट कैन प्रोवाइड मैकेनिज्म, रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी. ये क्या करते हैं, मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, रूल्स प्रोवाइड करते हैं टू हेल्प मेंबर्स हैव मोर कॉन्फिडेंस. जो मेंबर्स हैं इनके, जो ऑर्गेनाइजेशन से उनके मेंबर्स जो हैं वो क्या हो सके, वो कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंटली रह सके. दैट कोस्ट विल बी शेयर प्रॉपरली. ताकि जो कोस्ट है वो प्रॉपरली शेयर हो सके. दैट द बेनिफिट्स विल बी फेयरली डिवाइडेड. और जो उसका बेनिफिट है वो मतलब अच्छी तरीके से जो सारे मेंबर्स हैं उनमें डिवाइड हो सके, उनमें मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए. हम आगे देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ द यूएन. यूएन जो है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनकरेज द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, उसने क्या किया, उसने इनकरेज किया पूरे वर्ल्ड को कि मतलब किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेस्ट किया जाए, उसको बनाया जाए कोई भी एक संगठन, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उससे डील किया जा सके बात करके. द लीग ऑफ द नेशन. ये क्या है, ये फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन. इट कुड नॉट प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. मतलब ये जो बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो वॉर हुआ, ठीक है, उसमें जो मिलिट्री फोर्सेस थे, जो पीपल्स मारे गए, वो काफ़ी ज़्यादा थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा हुए. ठीक है, अब आगे हम देखेंगे. द यूएन वॉज established in 1945. Immediately after the Second World War was a successor to the League of Nations. तो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वैसे ही क्या हुआ, 1945 में यूएन ने इस्टेब्लिश्ड किया, यूएन इस्टेब्लिश्ड हुआ. ठीक है, यूएन ऑर्गेनाइजेशन जो कि सक्सेसर है लीग ऑफ नेशंस का. ये सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट हमारा ये था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. द यूएन वॉज इंटेंडेड टू ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर टू इम्प्रूव द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. और जो यूएन था, ठीक है, उसने क्या किया, उसने कंट्रीज को लाने शुरू कर दिए ताकि जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पूरे वर्ल्ड में हो सके. जो मेंबर्स बनेंगे यूएन कंट्रीज के, वो मिल करके सारी जो डेवलपमेंट है वो कर सके, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन निकाल सके. बाय 2011 द यूएन हैड 193 स्टेट्स. 2011 तक यूएन के जो स्टेट्स है वो कितने रहे, 193. इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स. तो जो यूएन है, ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं. रसिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये क्या थे, विजेता था. जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें जीतने वाले यही सारे जो कंट्रीज थे. ठीक है, तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स थे. तो ये इसमें क्या हुआ था कि मतलब कि एक जो ये कंट्रीज थे वो परमानेंट कोई भी डिसीजन ले सकते थे. इसके अलावा भी जो मतलब इसके अलावा जो इसके मेंबर्स थे वो क्या थे, नॉन परमानेंट भी थे. ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज आर डेल्ट विथ बाय मेनी एजेंसीज इंक्लूडिंग WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNHRC, द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, UNHCR, द यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, UNICEF, द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनेस्को, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये क्या है, ये एजेंसीज है किसके, यूएन के. ठीक है, जो कि सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज से डील करती हैं.
Reform of the UN after the Cold War. Two basic kinds of reforms face the UN. Reforms of the organization's structures and process. तो फर्स्ट रिफॉर्म क्या था कि ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रक्चर और उसका प्रोसेस, एंड रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये सेकंड था. अब उसके आगे हम देखेंगे. जो फर्स्ट था उसको हम अभी पढ़ेंगे. Reforms of structures and processes. Since 1997 onwards, a new member to be added to the UN should fulfill the parameters of being a economic and military power, contribution to UN budget, a populous one, should respect democracy and human rights, and to make council more representatives. तो जो उसके बाद जो हुआ, ठीक है, जो स्ट्रक्चर और प्रोसेस हुआ उसमें क्या था, 1997 के बाद ये हुआ कि जो यूएन था उसके जो मेंबर्स बनेंगे वो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक अच्छे होना चाहिए, मिलिट्री पावर उनके पास अच्छा होना चाहिए, यूएन बजट, पॉपुलस वो पॉपुलस भी होना चाहिए, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अधिक से अधिक होनी चाहिए, और वो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की क्या करते हो, रिस्पेक्ट करते हो. ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज क्या होंगे, मतलब मेंबर्स बन सकते हैं यूएन के. अब जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूएन. Jurisdiction of the UN. In September 2005, the heads of all member states of the UN took the steps to make the UN more relevant by creating peace building commissions, human rights council, agreement to achieve millennium development goals, condemnation of terrorism, creating of democracy fund, and an agreement to wind up टूरिस्टशिप काउंसिल. सितंबर 2005 में क्या हुआ कि जो स्टेट्स थे, जितने भी मेंबर्स कंट्रीज थे यूएन के, ठीक है, उन्होंने यूएन को मतलब मोर रिलेवेंट बनाने के लिए क्या किया, और बहुत सारी चीज़ें का क्रिएशन किया. ठीक है, जैसे पीसफुल बिल्डिंग कमीशन हो गया, उसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बनाई ताकि जो यूएन है वो काफ़ी आगे मतलब जा सके, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है. नेक्स्ट हमारा इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स. India is a big supporter of structuring of the UN to promote development and cooperation among states to composition of Security Council, added to include more representation in council for its political support. तो जो इंडिया और यूएन का क्या था, तो जो इंडिया है वो काफ़ी बड़ा सपोर्टर रहा, ठीक है, यूएन के लिए, उसका जो रिस्ट्रक्चर हो रहा था उसमें, ठीक है, ताकि वो डेवलप कर सके, क्योंकि इंडिया को पता था कि अगर ये यूएन जो डेवलप करता है तो बाकी सारी कंट्रीज जो है उसको भी फायदा होगा, वो सारे डेवलपमेंट के लिए सोचता है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, वो सबकी हेल्प करेगा. द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड. यूनिपोलर वर्ल्ड कहने से ही आप समझ गए होंगे कि ये किसकी बात हो रही है, तो यूएस की बात हो रही है. ठीक है, यूएस, क्योंकि यूएस क्या बचा था, एक सुपर पावर बचा था जिसको यूनिपोलर जो पावर था उसके नाम से भी जाना जाता था, और जो दूसरा सुपर पावर था वो तो हमारा खत्म हो चुका था, सोवियत यूनियन. The UN cannot serve as a balance against the US dominance because the US is only superpower after 1991. तो यूएस जो यूएन है वो मतलब जो बैलेंस है वो नहीं सर्व कर सकता था, ठीक है, यूएस के अगेंस्ट, बिकॉज सिर्फ यूएस जो था वो एक सुपर पावर बचा था 1991 में, एंड मैं इग्नोर एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिकली एंड मिलिटरली. और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इग्नोर भी कर सकता था, ठीक है, इकोनॉमिकली भी और मिलिटरली भी, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें थी. इट्स वेटो पावर ऑल्सो कैन स्टॉप एनी मूव डैमेजिंग इट्स इंटरेस्ट. और एक वेटो पावर भी था, ठीक है, जो कि ये अपना इंटरेस्ट को अगर इसका डैमेज हो रहा है तो वो क्या कर सकता था, वो स्टॉप कर सकता था. एज वेल एज इंजॉयज अ कंसिडरेबल से इन द चॉइस ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन. और ये क्या कर सकता था कि अगर मतलब इसका बात नहीं माना जा रहा तो ये क्या कर सकता था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको छोड़ सकता था, और ये क्या कर सकता था, ये अपनी मर्जी से जी सकता था, या फिर जितने भी कंट्रीज थे इसके जैसे जो मतलब कि पावरफुल कंट्रीज थे, ठीक है, जिनके पास मिलिट्री भी काफ़ी अच्छी थी और इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी थी, तो वो इंजॉय कर सकते थे अपने पावर्स को, इसलिए यूएन ये सब नहीं चाहता था. तो ये वेटो पावर क्या होता है हम ये देख लेते हैं. तो हमने पहले पढ़ा था कि जो ये 5 कंट्रीज थे, ठीक है, 5 कंट्रीज परमानेंट थे, तो इनके पास एक वीटो पावर होता था, जो सबके पास एक एक वोट होता था. तो ये जो कंट्रीज है इनके पास वीटो पावर होता था. ये क्या कर सकते थे, जो डिसीजन अगर मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन ले रहा है, ठीक है, नॉन परमानेंट जो मेंबर्स है वो ले रहे हैं और ये सारे ले रहे हैं, तो अगर इनमें से एक कंट्रीज को अगर मन नहीं है, ठीक है, सारी चीज़
अगर मतलब इकोनॉमिक कोई भी इश्यूज है, ठीक है, तो इसका कोई सॉल्यूशन निकला तो सारे स्टेट्स जो है, सारे कंट्रीज जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना भी कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट भी कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम भी कर रहा है, फ्रांस भी कर रहा है, लेकिन रसिया का मन नहीं है, रसिया उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो क्या हो सकता है, वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, ठीक है, जब तक सारे लोग की सहमति नहीं होगी। तो गाइस ये चैप्टर हमारे यहीं पे खत्म होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट करके भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।